नमस्कार दोस्तों, आज हमारा डे 4 है और चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आज इसमें कुछ 35 से क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं और जितने भी संभावित पॉइंट्स हो सकते थे, यानी सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक पर बेस्ड आपको इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न मिल जाएंगे। और आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई एक ही प्रैक्टिस सेट में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। और ऐसे ही जब तक पेपर आएगा आपका, उस दिन तक हम सभी टॉपिक पर बेस्ड प्रश्न लेके आएंगे, जिससे आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप यदि इस प्रैक्टिस सेट को पेपर तक लेते हैं तो मैं आपको ये एश्योरिटी गारंटी देता हूं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। 25 आउट ऑफ 25 भी आप स्कोर कर पाएंगे यदि आपने ढंग से पढ़ा है, इस सीरीज को ढंग से लिया है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हम पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है आज का, बाल विकास की अवधारणा में विकास शब्द से क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है केवल शारीरिक परिवर्तन, क्रमिक एवं सतत परिवर्तन की प्रक्रिया, केवल मानसिक परिवर्तन, आकार में वृद्धि। तो जब भी विकास की बात आएगी तो विकास में जितने भी परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहे होंगे, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे बौद्धिक हो, सामाजिक हो, कितने भी परिवर्तन होंगे सभी को हम विकास में रखेंगे। यानी बोल सकते हैं हम विकास को क्रमिक एवं सतत परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। तो भाई जब भी वृद्धि विकास पूछे तो आपको वृद्धि में याद रखना है कि वे सारे परिवर्तन जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे आपकी लंबाई में जो भी वृद्धि होगी उसको हम नाप सकते हैं भाई मीटर फुट में, तो ये वृद्धि है। भाई आपकी कमर पहले 30 थी, अब 42 हो गई, इसका मतलब वृद्धि हुई है कमर में। तो जिन चीज़ों को हम माप सकें वो वृद्धि। और यदि हम डेवलपमेंट में देखें तो हमारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे होते हैं, चाहे उनको मापा जा सके या ना मापा जा सके, सबको हम डेवलपमेंट में लेंगे। जैसे लंबाई वृद्धि है लेकिन डेवलपमेंट में ही आती है। बौद्धिक क्षमता भाई डेवलपमेंट में आएगी, नापा नहीं जा सकता लेकिन डेवलपमेंट में आएगी वो। यानी विभिन्न पहलू जो भी नापे जा सकें या ना नापे जा सकें, सब कुछ विकास की प्रक्रिया में शामिल होगा, यानी विकास कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं वृद्धि मात्रात्मक है, जिसको नापा जा सकता है उसे मात्रात्मक बोलते हैं, और विकास गुणात्मक है। ये ऑप्शन आपको रट के बैठना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा किस अवस्था में होता है। ये 2 से 7 वर्ष की जो आयु होती है इसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन होगा। प्याजे के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में आती है। इस प्रश्न को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 7 से 11 वर्ष की जो आयु होती है इसमें कंजर्वेशन बच्चे में आ जाता है। यानी 7 से 11 वर्ष की आयु को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है आपका, वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD क्या है। तो कल हम समझ चुके थे भाई कि जो वास्तविक ज्ञान होगा और संभावित ज्ञान की जो सीमा होगी उसके बीच का क्षेत्र ZPD कहलाएगा। और यहाँ पर जो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में सहायता करेगा उसे हमने MKO के नाम से जाना था। और MKO जो भी सहायता यहाँ पे प्रदान करेगा आपको सीखने में, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। ठीक है, तो ZPD है क्या भाई, वर्तमान और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न वही मिल गया हमें, वाइगॉत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग पाड़ का तात्पर्य क्या है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है जिसमें ZPD यानी ZPD के अंतर्गत हमें जिसने हेल्प दी थी उसे हमने MKO के नाम से जाना था, और जो भी उसकी हेल्प थी उसको हमने जाना था भाई पाड़ के रूप में या स्कैफोल्डिंग के रूप में। तो बोलोगे बच्चों को समुचित सहायता प्रदान करना ही क्या है, स्कैफोल्डिंग है। या इसको ये भी बोला जा सकता है कि भाई जो अस्थायी सहायता होती है, जो बच्चों को अस्थायी सहायता दी जाती है, उसको भी हम स्कैफोल्डिंग के नाम से स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं। अगला प्रश्न है भाई, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल कितने स्तर हैं। तो नैतिक विकास में कोहल वर्ग के 3 स्तर हैं। इसे हम परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, 3 है, एक तो है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और एक उत्तर परंपरागत। बी आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार दंड और आज्ञाकारिता किस अवस्था की विशेषता है। दंड और जब भी व्यक्ति को किसी डर के कारण से उसमें आज्ञाकारिता आएगी तो भाई ये इनिशियल लेवल होता है बच्चों का, यानी पूर्व परंपरागत स्तर में ये होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार स्वायत्तता बनाम लज्जा किस आयु अवस्था से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है 0 से 1 ईयर, 1 to 3rd ईयर, 3 से 6 एंड 6 से 12। बताएं। तो यदि हम 0 से 1 वर्ष में देखें तो इसमें होता है विश्वास बनाम अविश्वास, और 1 से 3rd ईयर या 1 से तीसरी साल में होता है स्वायत्तता बनाम लज्जा। 3 से 6 वर्ष में आपका होगा पहल बनाम अपराध बोध। पहल, ये लिख लेना भाई, याद ना हो तो, पहल वर्सेस या बनाम अपराध बोध, अपराध बोध। और 6 से 12 वर्ष में होता है परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, हीनता। और 0 से 1 वर्ष यानी जन्म से 1 साल तक में होता है विश्वास, विश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, अविश्वास। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है भाई। और इस पूछा जाए कि एरिक्सन ने विकास के संबंध में कितनी अवस्थाएं दी, तो हमें याद रखना है 8 अवस्थाएं। 8 अवस्थाओं में से 4 इनको याद रख लो, आगे जब 4 आएंगी तो उनको भी डिस्कस करेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, रट लो। जन्म से 1 साल तक की अवस्था को इन्होंने विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहा। 1 से 3 वर्ष की अवस्था को इन्होंने स्वायत्तता बनाम लज्जा की अवस्था कहा। और 3 से 6 साल की अवस्था को इन्होंने पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था कहा। और 6 से 12 वर्ष की आयु को इन्होंने परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था कहा। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है आपका, एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस अवस्था में होती है। तो पहचान बनाम भूमिका जो भ्रम होता है वह 12 से 18 वर्ष या इसी को हम बोल सकते हैं एडोलेसेंस या किशोर अवस्था में होता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि किशोर अवस्था को एरिक एरिक्सन ने पहचान बनाम भूमिका का भ्रम कहा, यानी 5 अवस्थाएं हमने उनकी याद रख ली, पिछली 4 और एक 5। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन हेतु बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है। तो एक स्टेटमेंट याद रखोगे। प्रश्न कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किसने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात गुण होता है या क्षमता होती है, तो बोलोगे चॉम्स्की ने। ठीक है, और चॉम्स्की ने जो जन्मजात क्षमता है उसको LAD कहा है, जिसे हम बोलेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। LAD का संबंध जो है आपका चॉम्स्की से है, और चॉम्स्की ने बताया था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, शिशु में भाषा विकास में बेबलिंग या बड़बड़ाना किस आयु में आता है। तो आपको याद रखना है कि बेबलिंग की प्रक्रिया बच्चों में 4 से 6 महीने के बीच में होती है। बेबलिंग का अर्थ है कि वर्ड्स को रिपीट करना, जैसे बाबा, पापा, मामा, ये सब आपका बेबलिंग का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र किसने दिया। ऑप्शन है विने, टर्मन, बैक्सलर और थंस्टन। तो भाई बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए, तो बोलोगे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला दिया था टर्मन ने। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का या IQ का फॉर्मूला टर्मन के द्वारा दिया गया था। फॉर्मूला भी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। यही प्रश्न है आपका, IQ मानसिक आयु, भाई बुद्धि नहीं आयु है, सही बोला था हमने। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये फॉर्मूला होता है किसका, IQ का, और उसको देने वाले थे टर्मन। ठीक है, और इसमें अब प्रश्न पूछा है कि भाई MA का मतलब मानसिक एज जो है, मेंटल एज जो है 12 है, और भाई एक्चुअल एज जो है वो 10 है। तो बताओ IQ लेवल क्या होगा। तो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, मानसिक एज बटे आपका एक्चुअल एज इंटू 100 ये था। इसमें MA की वैल्यू 12 है, 12 रख दी, और CA की वैल्यू 10 है और 100 का गुणा कर दिया। 10 से 100 कटेगा 10 बार, और 10 और 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 120 आएगी
ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई, हो सकता है कि आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखोगे, उसको सॉल्व करने का तरीका भी याद रखोगे। सॉल्व करने का तरीका उतना कठिन है नहीं, सीधा MA और CA की वैल्यू रख के कैलकुलेशन ही करनी है आपको। अगला प्रश्न है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में मूल रूप से कितनी बुद्धियों का उल्लेख किया गया है? तो भाई बहुबुद्धि सिद्धांत में 8 बुद्धियाँ बताई, और इस ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है इसका। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत में हमें याद रखना है 8 बुद्धियों के प्रकार बताए गार्डनर ने। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, गार्डनर के अनुसार संगीतकार में कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है? आपके ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और शारीरिक गतिज बुद्धि। तो भाई संगीत से जुड़ा हुआ एक शब्द हमें केवल इसमें दिख रहा है, ए वाला, तो यही ऑप्शन ठीक होगा, बी। आगे पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधित अनुक्रिया CR उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो पावलोव का नियम हमें पता होना चाहिए। पावलोव के नियम में कहा गया कि भाई कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक है, जैसे सपोज करो खाना, और कुत्ता खाना को देखकर भाई लार अपने आप टपकाता है, हमें पता है। लेकिन इन्होंने अपने नियम में क्या किया कि भाई पहले घंटी बजाई, और घंटी बजाने के बाद उन्होंने कुत्ते को खाना दिखाया। ऐसा बहुत लंबे समय तक किया, तो कुत्ते को भी पता चल गया कि घंटी बजने के बाद ही मुझे खाना मिलेगा। तो फिर बाद में हुआ क्या कि घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, यानी खाना सामने आए ना आए, लेकिन घंटी बजेगी वो कुत्ता के मुंह में लार आ जाएगी। यही इनका नियम था। इसमें हमें 2-3 वर्ड याद रखने हैं। एक तो हमें UCS याद रखना है, UCR याद रखना है, CR याद रखना है और CS याद रखना है। यदि ये टर्म याद है तो ऐसा जो प्रश्न बनेगा उसको आप कर पाएंगे। स्वाभाविक प्रतिक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक बोलेंगे, यानी भोजन हो सकता है इसमें, ऑप्शन आपका भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। और उद्दीपक को देखकर जो अनुक्रिया होगी ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी भोजन देखा, कुत्ते के मुंह में लार आई, ये स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई इसकी। लेकिन फिर किया क्या था भाई पावलोव ने कि भाई सीधा भोजन ना दिखाया, घंटी बजाई, तो घंटी जो होगी वो CR में रखी जाएगी, और घंटी बजने पर जो लार आएगी उसे हम लिखेंगे भाई CS। ये याद रखोगे, ये है भोजन, UCR है भाई कुत्ता की लार, और CR क्या है? घंटी, और घंटी बजने के बाद कुत्ता के मुंह में जो लार आएगी उसे हम CS बोलेंगे। तो घंटी जब बजी, CR का मतलब घंटी जब बजी तो कुत्ते के मुंह में लार आई, तो भाई CR का संबंध CS से है। क्लियर है भाई? ये टर्म याद रखोगे, नहीं तो ये प्रश्न गलत होगा इस तरीके से। अगला प्रश्न है, स्किनर के क्रिया प्रसूति अनुबंधन में पुनर्बलन का क्या कार्य है? पुनर्बलन पूछे या रीइंफोर्समेंट पूछा जाए तो इसका मतलब होता है किसी भी काम को आप बार बार करेंगे तो उसमें उतने ही परिपक्व होंगे। इसका मतलब है कि जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं उसको बार बार यदि किया जाए तो वो हमारे जहन में रच बस जाएगा, या जो भी आप काम आप बार बार करेंगे तो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। तो देखो भाई क्रिया प्रसूति के ऑप्शन क्या हैं? व्यवहार को दोहराने की संभावना घटाना, व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ाना, व्यवहार को दंडित करना, अनुक्रिया को मज़ेदार करना। भाई घटाना तो नहीं होता, रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि व्यवहार को दोहराना, बार बार करना, तो व्यवहार को दोहराने की संभावना को बढ़ाना, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अनुसार अभ्यास से क्या होता है? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज इनका वैसा ही है कि भाई जिस काम को जितनी बार किया जाए उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यही कहता है। तो इसके ऑप्शन है, उद्दीपक अनुक्रिया बंध कमज़ोर होता है, उद्दीपक अनुक्रिया को हम CS बोल सकते हैं। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया बंध मजबूत होता है, सीखने में बाधा आती है, भूलना बढ़ जाता है। जब बार बार आप किसी काम को करोगे तो सीखने में बाधा नहीं आएगी भाई, सीखना सुगम हो जाएगा, भूलना भी कम हो जाएगा। जब बार बार करोगे तो भूलने की व्यवस्था जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उद्दीपक अनुक्रिया बंध कमज़ोर होता है, तो भाई बार बार काम करने से ये मजबूत होगा ना कि कमज़ोर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, CS बंध मजबूत होगा। यदि उद्दीपक अनुक्रिया नहीं लिखा तो पेपर में CS बंध भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगला प्रश्न है आपका, मास्लो की आवश्यकता श्रेणी
हायरार्की ऑफ नीड्स में सर्वोत्तम आवश्यकता कौन सी है? अब यहाँ पे मोस्लो की जो हायरार्की पिरामिड हमने देखा था, इसमें 5 आवश्यकताएं थी व्यक्ति की किसी भी। तो सबसे नीचे जो आवश्यकता थी वो शारीरिक थी भाई, शारीरिक आवश्यकता थी। शारीरिक आवश्यकताओं में आएगा भाई भूख, प्यास, नींद, ये सब आएंगे आपके। फिर दूसरी आवश्यकता थी भाई खाना पानी जब हो जाए तो यहाँ पे सुरक्षा, ये लिख लो। दूसरी आवश्यकता सुरक्षा की थी। जब सुरक्षा मिल जाएगी तो व्यक्ति को क्या चाहिए भाई? प्रेम चाहिए, ठीक है। फिर समाज में स्थान चाहिए, सम्मान चाहिए, और सबसे ऊपर होगा आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि का मतलब है कि मैं हूँ कौन, अपनी खोज में निकलना, हु आई एम की खोज में निकलना, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि मोस्लो की जो आवश्यकता श्रेणी है उसमें निम्न स्तर पर या सबसे नीचे है आवश्यकता शरीर की और सबसे ऊपर है आत्मसिद्धि। दोनों याद रखोगे, टॉप पर आत्मसिद्धि है, आत्मसिद्धि है, और सबसे निम्न में है भाई, सबसे नीचे है शारीरिक आवश्यकता। ये कैसा चल रहा है मार्कर, ठीक है। तो 2 याद रखने हैं मोस्लो में, टॉप पर आत्मसिद्धि और लोएस्ट पर शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकताओं में याद रखोगे भूख, प्यास, नींद, ये सब जो बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन की, उसको, ठीक है भैया। तो कौन सा है भाई सर्वोच्चम पे? आत्मसिद्धि। पुरस्कार, प्रशंसा, अंक आदि किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो भाई पूछा गया है कि मोटिवेशन में भी किसी चीज़ को पाकर आप मोटिवेट हों, जैसे आपकी प्रशंसा कर दी आप मोटिवेट हो गए, पुरस्कार मिल गया आप मोटिवेट हो गए पढ़ने के लिए, आपके अच्छे नंबर आए तो आप मोटिवेट हो गए पढ़ने के लिए। तो जब भी किसी चीज़ को पाकर आप मोटिवेट होते हैं तो इसे हम एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। आपका फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का वह भाग जो नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है कहलाता है। तो भाई हमने फ्राइड के जो 3 पॉइंट थे, इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में सुना था। इड भाई बच्चे अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको तुरंत पाने या शांत करने के लिए भाई उत्तेजित होते हैं, रोते हैं भाई जब तक उनकी आवश्यकता को पूरा ना किया जाए। लेकिन सुपर ईगो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो भी नैतिकता आती है सामाजिक लेवल पर वो सुपर ईगो में आती है। तो यहाँ पर भी यही बोला गया कि भाई फ्राइड के अनुसार जो नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन सा स्टेज है? तो आपको याद रखना है सुपर ईगो का स्टेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है विद्यालय, परिवार, मित्र मंडली और मीडिया। सबसे बेसिक प्रश्न यही है, तो आपको याद रखना है प्राथमिक सामाजिकरण भाई परिवार और में लोग जो रहते हैं भाई उनसे होता है। और दूसरा देखा जाए यदि हम सेकेंडरी सामाजिकरण देखें, द्वितीयक सामाजिकरण, तो आप बोलोगे स्कूल में, ठीक है। प्राथमिक परिवार और आसपास आस पड़ोस में जो लोग हैं उनके साथ, और द्वितीयक सामाजिकरण पूछा जाए तो स्कूल में, ये आता है द्वितीयक सामाजिकरण वाला, तो ये भी याद रखोगे। अगला प्रश्न है, लिंग, जेंडर और जैविक लिंग, सेक्स में अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? तो जेंडर जो है एक सामाजिक संस्कृत व्यवस्था है और सेक्स जो है जैविक है। जैविक मतलब नेचुरली है, जो नेचर से हमें मिला है। तो ये भाई याद रखना भाई, जेंडर सामाजिक संस्कृति को फॉलो करता है और जो सेक्स है जैविक लिंग है ये जैविक क्रियाओं को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, याद ही रखना इसको। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक की क्लासों में कि समावेशी शिक्षा का मतलब है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को, अलग अलग क्षमताओं के बच्चों को एक ही छत के नीचे बिठा के सिखाया जाए। तो आपको ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है इसमें? केवल विकलांग, केवल जहाँ लगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा समावेशी में। सभी बच्चों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना, भाई ये ठीक है। विशेष विद्यालय स्थापित करना, विशेष की बात ही नहीं होगी। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, तो केवल प्रतिभाशाली भी आपके गलत होंगे। तो सभी बच्चों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? तो डिसलेक्सिया हम बोलते हैं पठन विकार को, पढ़ने में जो कठिनाई आएगी उसे डिसलेक्सिया बोला जाएगा। गणित की कठिनाई को हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलेंगे। और लिखने की कठिनाई को हम डिस्फेजिया बोलेंगे, डिसग्राफिया।
और सुनने की कठिनाई को हम हियरिंग इम्प्रीमेंट या हियरिंग लॉस बोलते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो इन चीज़ों को बस याद रखना। प्रतिभाशाली बालक गिफ्टेड चाइल्ड की IQ कितनी होती है भाई, डिस्कस कर चुके थे हम। आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। 90 से 110, 110 से 120, 130 से अधिक, या 80 से 90। तो भाई प्रतिभाशाली बालक जो होगा जिसका IQ लेवल 130 से ऊपर होगा। अगला प्रश्न है आपका, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने के दौरान ही आप मूल्यांकन करें बच्चों का कि बच्चों ने कितना सीखा। जैसे हमने कोई लेसन पढ़ाया, अब उस लेसन में बच्चों को कितना समझ में आया, इसका मूल्यांकन करने के लिए हमें रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट करना पड़ेगा या रचनात्मक मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो जब भी रचनात्मक मूल्यांकन की बात की जाए तो आप बोलोगे पढ़ाने के दौरान ही जो मूल्यांकन किया जाएगा उसे हम रचनात्मक मूल्यांकन में रखेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें, तो बोलोगे हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है आपका, NCF 2005 के अनुसार बच्चों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो हमने 2-3 पॉइंट इसके पहले भी डिस्कस करे हैं कि NCF 2005 में बोझ रहित शिक्षा की बात की गई, और बोझ रहित शिक्षा की रिपोर्ट किसने दी थी, यशपाल समिति ने दी थी। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट आज हमें यहाँ से मिलेगा, रटने पे बल देना दिया था इसने, भाई गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक पर बल दिया था, ये भी गलत है। ये सहभागिता पर जोर दिया था, तो यही ऑप्शन ठीक है। वही NCF 2005 में बोला गया था कि बच्चे सक्रिय भागीदार बने शिक्षा में या सीखने में। सक्रिय भागीदार का मतलब है कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी शिक्षा बच्चों के लिए है, बच्चे शिक्षा के लिए नहीं है। यानी जितनी भी हमें सुविधाएं देनी है बच्चों को नज़र में रख के देनी है कि पाठचर्या कैसी होगी, हमारे पढ़ाने की विधि कैसी होगी, कौन सा हमें TML यूज करना पड़ेगा। तो सब बच्चों को नज़र में रख के, बच्चों को ध्यान में रख के हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये हम RTE 2009 को डिस्कस पहले कर चुके हैं कि इसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई है। किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया है, तो आप बोलोगे 86वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 21 में इसको जोड़ा गया। और ये संशोधन कब हुआ, तो 2002 में, हमें याद रखना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। RTE के अनुसार निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किसको है, तो बोलोगे 6 से 14 साल के बच्चों को। अगला प्रश्न है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अवधारणा के प्रमुख समर्थक कौन थे। जॉन डेवी थे, रूसो थे, या दोनों, बी और सी। तो आपको याद रखना है रूसो भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के समर्थक थे और जॉन डेवी, दोनों आपके सही होंगे। तो बी एंड सी आपका ऑप्शन होगा। आपका सामाजिक रचनावाद किस मनोवैज्ञानिक की देन है। तो सामाजिक रचनावाद के जो जनक हैं वो वाइगोत्स्की हैं, ऑप्शन नंबर बी। और वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी जो भी विकास बच्चे का होगा वो समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा तो उसके विकास में बढ़ोतरी होगी, ऐसा बताया था वाइगोत्स्की ने। और इनका एक ZP और D का सिद्धांत है जो आप लोगों ने अभी बार बार समझाया, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें एक वर्ड MKO आता है और एक स्कैफोल्डिंग आता है, वो आपने सब पढ़ लिया है, याद रखना है आपको। आपका अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है। आपके ऑप्शन है समाधान की खोज, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाया, निष्कर्ष निकालना। तो जब भी समस्या समाधान करना हो तो सबसे पहले समस्या को पहचानना पड़ेगा, समस्या है क्या, फिर उसके लिए परिकल्पना बनाओगे, फिर उसके लिए विधियां ढूंढोगे कि कैसे सॉल्व करें, और अंत में उसका समाधान करोगे। तो राइट ऑप्शन है समस्या की पहचान करना, सबसे पहला चरण यही होता है। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था एडोलेसेंस की सामान्य आयु सीमा क्या मानी जाती है। एडोलेसेंस की आयु सीमा आपके पास, ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप खुद बताओ इसका आंसर। 6 से 12, 12 से 18, 18 से 21 और 3 से 6। कमेंट में आप इसका आंसर कर सकते हो, ये भाई हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विकास की अवस्थाओं को, तो ये आप बताओगे।
लास्ट प्रश्न था, इसका आंसर आपको खुद करना है कमेंट में। तो आज का हमने चैलेंज पूरा कर लिया। वही चैलेंज का मतलब है कि आज की क्लास हमने पूरी कर ली, और यदि यहाँ तक आप पहुँचे हो तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सारे प्रश्न आपने कर लिए और हर एक टॉपिक आपने कवर किया। कल इस पर बेस्ड हम 50 क्वेश्चन और लाएंगे। 50 क्वेश्चन सारे टॉपिक सिलेबस के हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्या जितने भी टॉपिक हैं सबको कवर करेंगे यहाँ पर, जिससे आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा पेपर से पहले। तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, ठीक है। और यदि आप PDF, ये जो सॉल्व वाली PDF है, ये चाहते हैं राइट आंसर के साथ, तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डालूंगा, जिसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर आप इस PDF को डाउनलोड करके एक बार बैठ के घर पे पढ़ लो। 5 मिनट लगेंगे हार्डली, और उसमें आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा और एक कंसोलिडेट आपका ज्ञान हो जाएगा, यानी जितना पढ़ा है वो कंसोलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो का हम यहीं पे करते हैं अंत, मिलते हैं।